पढ़ने के लिए जो आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम शुरू होता है, उस आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम का आधार यहीं से शुरू होगा। यानी वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न का जो हिस्ट्री है वो या तो औरंगजेब के निधन के बाद 1707 से शुरू होना चाहिए, या तो वो जो है सो 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू होना चाहिए। परंतु मॉडर्न हिस्ट्री की बुनियाद किसने रखी? तो यूरोपीय शक्तियों ने रखी। और यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कब हुआ? तो उसकी शुरुआत जो है आज के बहुत पहले 1498 में ही शुरू हुई थी। इसके पहले कि हम पुर्तगालियों के इतिहास के ऊपर जाएं, आपको यह जानना जरूरी है कि यूरोप में खास करके 15वीं सदी के बाद जब वहां पर पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी, तो पुनर्जागरण के पहले यूरोप में भौगोलिक खोजों का दौर आरंभ हुआ। मतलब यूरोपीय नाविक बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं पर जा रहे थे और बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं को करके कुछ अलग अलग जगहों की खोज कर रहे थे। जैसे आप एक नाम मैं आपको दे रहा हूं, उनका नाम है बार्थोलोम्यूज। बार्थोलोम्यूज, ये जो बार्थोलोम्यूज महोदय थे, इन्होंने देखिए ये आपका विश्व का मैप है और इस मैप में आप केवल समझ सकते हैं कि ये वाला भाग किसका है? यूरोप का है। ये यूरोप का भाग है और ये नीचे वाला पार्ट जो आप समझ रहे हैं ये अफ्रीका है। हमारा इंडिया कहाँ है? इस वाला भूभाग में हमारा इंडिया निश्चित है। देखो, हम एंशिएंट हिस्ट्री से इस चीज की चर्चा करते आ रहे हैं कि एक समय था जब चाइना से एक ग्रेट सिल्क रूट था जो इस तरीके से जाता था। स्थल मार्ग से चाइना, इंडिया का और एशिया का व्यापार यूरोप तक, मंडी तक पहुंच जाता था। लेकिन कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के पतन के बाद ये मार्ग अवरुद्ध हो गया, इसके ऊपर उज्बेकों वगैरह का कब्जा हो गया। ऐसे में जब ये स्थल मार्ग अवरुद्ध हुआ तो यूरोप में भौगोलिक खोजों का एक नया दौर शुरू हुआ और लोग बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं पर लिखे। इसी में से एक व्यक्ति यहां से निकलता है कि हम भारत जाने का मार्ग खोज रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल से यहां तक आ पाता है। इसी का नाम है बार्थोलोम्यूज। इन्होंने यहां पर एक उत्तर मासा अंतरिक्ष जगह है, इस उत्तर मासा अंतरिक्ष को खोजा जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति और निकले जिनका नाम था कोलंबस, लेकिन वो निकले थे भारत की खोज में, परंतु ये पहुंच कहाँ गए? अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका में जो उनको मिले उसको उन्होंने कहा रेड इंडियन। परंतु तीसरा आदमी जो है, यानी एक बार्थोलोम्यूज, तो उसके बाद दूसरा नाम इस समुद्र में किसका आएगा? कोलंबस का, जो अमेरिका का खोज किया। तो तीसरा नाम आएगा वास्को डी गामा का, जिन्होंने किसका खोज किया? भारत की खोज की। यानी वास्को डी गामा को यहां तक तो रास्ता पता था कि वो आए और उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचे, लेकिन यहां उनको एक अब्दुल मनीद नामक गुजराती व्यापारी मिला जो इनको बताया कि समुद्री रास्ते से एक रूट यहां से इंडिया का जाता है। ये व्यक्ति यहां से लेकर के निकला ऐसे, तो गुजरात के तट पर तो उनको नहीं पहुंचा पाया, लेकिन होते होते केरल के कालीकट तट पर इनको पहुंचा दिया। ये वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाले या भारत यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति माने गए। इन खोजों को आगे बढ़ाने में पुर्तगाली जो राजकुमार थी हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने भी बड़ा एक क्रांतिकारी काम किया था। उन्होंने एक ऐसे मशीन की खोज की थी जिसे दिक्सूचक मशीन कहते हैं। जैसे कंपास होता है ना, कंपास का क्या है? हर समय एक ही नॉर्थ साइड में मुड़ा हुआ होता है। जब किसी को एक दिशा का ज्ञान हो तो बाकी दिशा का ज्ञान वो ऑटोमेटिक कर लेता है। तो हेनरी द नेविगेटर के द्वारा जो मशीन खोजा गया, जो दिक्सूचक यंत्र खोजा गया, उससे हम लोगों को क्या लाभ मिला कि हम लोग बड़े बड़े समुद्री यात्राओं को आसान कर पाए, जान पाए। यानी कुल मिला जुला करके इस चैप्टर का प्रथम स्टोरी तो यही कहता है कि यूरोप के देश जो पुर्तगाल, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश थे, यहां पर समुद्री यात्राओं का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। तकनीकी तौर पर इसे भौगोलिक खोज का नाम दिया गया, भूगोल के नए नए स्थानों की खोज। और इस खोज में 3 आदमी की मुख्य भूमिका रही। एक बार्थोलोम्यूज के, जिसने
दक्षिण अफ्रीका के निचले भाग केप ऑफ गुड होप तक की समुद्री यात्रा की। कोलंबस जो अटलांटिक महासागर पार करते हुए अमेरिका की खोज किए। और तीसरा व्यक्ति वास्को डी गामा, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप होते हुए अब्दुल मनीद नामक व्यापारी की सहायता से केरल के कालीकट तट पर पहुंचे। ये एक समुद्री रूट का खुलापन था जिसके बेस पर भविष्य के सारे समुद्री मार्गों का विकास होता चला गया। किसी क्रांति से कम बात नहीं थी। अब वास्को डी गामा एक पुर्तगाली व्यक्ति हैं और पुर्तगाली कंपनी को लीड करते हुए वे यहाँ पर पहुंचते हैं केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जहां के लोकल राजा का नाम है जमोरिन, जो राजा हैं वहां पर पहुंचते हैं और अपने जो कुछ प्रोडक्ट लाए होंगे उस प्रोडक्ट को बेचते हैं और यहां से काली मिर्च वगैरह खरीद करके, ठीक है, ले करके जाते हैं और यूरोप की मंडियों में बेचते हैं। इस व्यापार से उन्हें 60 गुना से अधिक मुनाफा होता है। ऐसे में 1498 में वे खोज किए तो फिर दोबारा भारत आए। जब इन्होंने 2 बार जर्नी को पूरा कर लिया तो एक ओपन रूट हो गया कि कोई भी व्यक्ति यूरोप में कंपनी बना सकता है या निजी तौर पर अगर उसे समुद्री यात्रा का ज्ञान है तो वो भारत जा सकता है और भारत जाके व्यापार कर सकता है। इसके बाद तो पूरी की पूरी होड़ मच गई यूरोप के सभी देशों में कंपनी बनाने की। जो कंपनियां बनी उसमें पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब होता है ईस्ट मतलब पूरब, इंडिया मतलब पूरब के देशों के साथ व्यापार करने वाली कंपनी। यूरोप में कंपनियां बनती थी, वहां के राजा वहां की महारानी से उनका सर्टिफिकेट लिया जाता था कि आप उस एरिया में व्यापार कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट मिलने का मतलब होता था कि उनको व्यापारिक एकाधिकार मिलता था, मतलब वो कंपनी ही उस देश के साथ व्यापार कर सकती है, बाकी और किसी को व्यापार करने का राइट। इसी प्रकार का अधिकार पत्र लेकर के सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी कहां आती है 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर। परंतु धीरे धीरे कंपनी, अगर देखा जाए इंडियन मैप में तो हम लोग क्या देखते हैं, ये भारत का समुद्री जोन है और इस जोन में इधर के जो अरब जगत के व्यापारी हैं, ये व्यापारी ही जो पहले थे वो समुद्री व्यापार करते थे और इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह जाते थे। केरल इनके लिए एक ऐसा डिपो था जहां वे रेस्ट करते थे, इधर के भी व्यापारी आके इधर के भी। अब जब अफ्रीका क्षेत्र से जो व्यापारियों का आना शुरू हुआ तो अरब जगत के व्यापारियों से उनका टकराव हुआ। तो अरब जगत के व्यापारियों से टकराव हुआ तो पुर्तगालियों ने ये जो अरब सागर का इलाका है इस पर निर्विवाद रूप से कब्जा कर लिया और इनकी हैसियत यहाँ इतनी बढ़ गई इस व्यापारिक एकाधिकार पर कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अरब सागर में बिना इनके परमिट के प्रवेश कर जाए। पुर्तगाली एक परमिट इशू करते थे जिसे कार्टेज कहते थे और कार्टेज परमिट लेके ही आप वहां व्यापार कर सकते थे अरब सागर में। उसको भी तो छोड़ो, कार्टेज के अलावा भी अगर उसमें गोला बारूद है का व्यापार कर रहे हो, काली मिर्च है, तो आप परमिट के बावजूद भी उनका व्यापार नहीं कर सकते। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अरब सागर के स्वामी बन के आए और अरब सागर में जो इनका फैला हुआ साम्राज्य हुआ करता था, इस साम्राज्य के स्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली जब यहाँ पर आए तो पुर्तगाली साम्राज्य को व्यवस्थित रूप देने में 2-4 शासकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे अगर पुर्तगालियों की पूरी लिस्ट जब हम लोग खंगालते हैं तो सबसे पहले नाम मिलता है इस संदर्भ में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का। मतलब पुर्तगाली वैसे तो सबसे पहले आए केरल के कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन राजाओं के क्षेत्र में, लेकिन इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खुली थी? कोचिन। कोठी को खोलने के बाद ये संगठित व्यापार की ओर बढ़े। जब ये संगठित व्यापार की ओर बढ़े तो अभी तक वास्को डी गामा ऐसे ही आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये पहले व्यक्ति हैं जो पुर्तगाली कंपनी के गवर्नर बन करके भारत में आए और इधर उधर के इलाकों को जीत करके पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिए। आगे चल करके इसमें एक बड़ा नाम आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। किसका नाम आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया एंड अरब अरेबियन सी का क्रेडिट किसके खाते में जाएगा? अल्बुकर्क के खाते में जाएगा। अल्बुकर्क ने यहां तक किया कि गोवा के जो रहने वाले लोग थे तो वो पुर्तगाली पुरुषों को बताया कि पुर्तगाल में जनसंख्या बड़ा कम है,
तो जो पुर्तगाली पुरुष आ रहे हैं वे लोकल महिलाओं से शादी करें और बाल बच्चा पैदा करें, ताकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसी जनसंख्या को कल के सेना में यूज करना होगा और इसके थ्रू पुर्तगाली साम्राज्य को विस्तार करना होगा। कहते हैं कि इन लोगों ने जो इसके अलावा भी मतलब एक चीजें हैं कि 2-3 लोग नीनो डी कुन्हा और जोवा डी कोस्ट्रो जैसे जो लोग थे वे लोग भी भारत में गवर्नर बन के आए। तो कुल मिला के 4-5 नाम आप सीरियल क्रम में याद कर सकते हैं। सबसे पहले कौन है? वास्को डी, इसके बाद आया था कैब्रल, लेकिन एज ए गवर्नर के रूप में पहली बार आए अल्मोड़ा। रियल फाउंडर थे अल्बुकर्क और इनके जाने के बाद नीनो डी कुन्हा और जोवा डी कोस्ट्रो। पहले इनका मुख्यालय कहां पर था? कोचिन में। बाद में इन्होंने अपने मुख्यालय को गोवा में शिफ्ट किया। पुर्तगालियों की राजधानी भी गोवा ही रही। जब पुर्तगाली भारतीय साम्राज्य में आए कार्टेज परमिट देने लगे और इनका पूरा वर्चस्व चला। हालांकि पुर्तगालियों के इस व्यापारिक वर्चस्व को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। डचों ने ही पुर्तगीज शक्ति का समुद्र में उन्मूलन किया। यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो क्वेश्चन पूछे जाती हैं। पुर्तगालियों ने जो भारत में साम्राज्य बनाया उससे भारत को क्या मिला? ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत में कई ऐसे चीजें प्रचलित की जो भारत के आने वाले इतिहास को लंबे समय तक प्रभावित करते रही। सिर्फ पहले ये जानिए, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले भारत का सबसे नुकसानदायक और सबसे फेवरेट पदार्थ तंबाकू का प्रचलन किया। कहा जाता है कि 1508 में पुर्तगालियों ने पहली बार भारत में तंबाकू चलाई थी। नॉर्थ इंडिया में ही जो है सो आगे चल करके 1600, ठीक है, जहांगीर का जब पीरियड था 1605 के बाद जहांगीर का काल आता है, तब जाके नॉर्थ इंडिया में प्रचलन में आया। उत्तर भारत में ही प्रचलित हुई, लेकिन धीरे धीरे तंबाकू पूरे भारत में प्रचलित हो गई और आजकल तो इसे एक व्यापक औषधि के तौर पर ग्रहण किया जाता है। ठीक है, जो व्यापक तरीके से बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, इसके अलावा नाम सुनेंगे तो जी जलल चाहे रहा न जाए वाला स्थिति हो जाएगा। क्या क्या नहीं पुर्तगालियों ने आपको दिया। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अनानास, ये क्या है? फल है कि सब्जी है? फल है। ठीक है, पपीता का प्रचलन किया। बादाम, बादाम का मतलब मूंगफली नहीं, हाँ, तो दोनों ही बादाम उन्हीं के खाते में है। ठीक है, पिस्ता बादाम हो चाहे वो मूंगफली हो, जिसको आप लोग ग्रामीण बादाम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का प्रचलन उन्हीं के खाते में है। काजू जो छुपा छुपा के खाते हैं वो भी पुर्तगाली चलाए। हाँ, देखते नहीं, जो काजू खाता है पॉकेट में रखता है। महंगा चीज नहीं है तो थोड़ा उस प्रोडक्ट का यूज वैसे ही करता है। अब हमारी तरफ मत देखो तुम लोग। इसके अलावा बिहार झारखंड का एक प्रमुख फसल है शकरकंद। ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा लाया गया। महिलाओं का फेवरेट फ्रूट्स है लीची, संतरा, ये भी इन्हीं के द्वारा प्रचलन में लाया गया। लेकिन इनसे भी ज्यादा जिसके लिए इनको याद रखिएगा, मक्का का प्रचलन और आलू का प्रचलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, जो मक्का भुट्टा खाते हैं ना, ये भी पुर्तगाली ही प्रचलन में लाए। और जो आप सब्जी बनाते हैं, जो बिना आलू का कोई सब्जी नहीं होता है, सब्जी का राजा आदमी है। ठीक है, तो वो आलू का प्रचलन भी इन्हीं के खाते में जाता है। यानी अगर हमारे जीवन में पुर्तगाली नहीं आते तो हमारा जिंदगी कितना कलरहीन होता है जी। ठीक है, कलरलेस होता ना। ठीक है, सब्जी बनाते आलू नहीं होता, केवल गोभी का सब्जी कैसा होता कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सब्जियों में, यहाँ आलू मटर खा रहे, खेली मटर का सब्जी कैसा होता। ठीक है, सब अपने दिल के जो अरमान हैं आज ही निकाल दोगी, कुछ बचा के रखो। तो कई चीजें इनके द्वारा लाई गई जो लेकर के और चली। लेकिन इनसे भी बड़ी चीज है कि देखो, जर्मनी में सबसे पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इन लोगों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस
1556 में गोवा में खोली थी और यहाँ पर इनके द्वारा उस प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक बाइबिल थी। जो आज टाइपिंग मशीन देखते हैं ना, जब अब तो कंप्यूटर पर टाइप मारते हैं आप लोग, ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस के पहले लोग क्या करते थे, भोजपत्र उसके ऊपर लिखते थे, नहीं तो जब मलमल वगैरह जो साड़ी उड़ी के कपड़े बनाए जाते थे, कपड़े में किताब लिखे जाते थे और उसको फोल्ड करके रख दिया जाता था, ठीक है। कई ऐसे पेड़ों के छाले होते थे जिनको लपेट लपेट करके लोग बनाते थे और उसी के ऊपर लिखते थे। तो उस जीवन से कल्पना कीजिए, ये कागज के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस जब आया तो कितना लोगों का जीवन आसान हुआ होगा और कैसे इसको आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा पुर्तगालियों ने गोथिक स्थापत्य कला शैली का विकास किया। अब गोथिक स्थापत्य कला शैली ऐसे हम समझाएंगे तो आप कितना समझते हैं पता नहीं, लेकिन जाइए गूगल बाबा का सहयोग लीजिए और गोथिक आर्ट डालिए, उसमें गोथिक आर्ट के जितने भी अच्छे भवन बने हुए हैं गिरजाघर वगैरह, वो चित्र आएंगे, उनकी विशेषताएं आएंगी, उनको सामने से एक बार देखिए तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा पुर्तगालियों का देन, तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस खोला, गोथिक स्थापत्य कला शैली को जन्म दिया, तंबाकू का प्रचलन किया, कई फल सब्जियां इनके द्वारा प्रचलन में लाई गई। ये पुर्तगालियों का विचार था। कहते हैं पुर्तगाली के बारे में याद रखिएगा, ये इंडिया में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। ये आए थे 1498 में और गए हैं 1962 में। हाँ, 2 में युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, हालात बिगड़ने शुरू हुए, उसके बाद 64 में गए। तो एक पीरियड रख सकते हैं, मतलब इसके तुलना में सब चले गए, लेकिन सबसे अंत में कौन विदा हुए, पुर्तगाली विदा हुए, ठीक है। तो इसको अब कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का जब इतना वर्चस्व था, एस्टाडो द इंडिया उनका एम्पायर था, कार्टेज नामक परमिट इशू करते थे, इतने नई नई चीज़ों का प्रचलन करते थे, तो इनके पतन के कारण क्या थे? इसका कारण था कि पुर्तगाली ईसाई धर्म के प्रति जो उनका व्यवहार था वो ज़्यादा दृढ़ था और बाकी धर्मों के साथ वे असहिष्णु थे, मतलब जबरन लोगों को धर्मांतरण कराना, ये सब उनके कार्यों में शामिल था। भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों ने आक्रामक नीति अपनाई, जिसको हम लोग परमिट प्रणाली कहे। इससे जो भी लोगों को समुद्र कारोबार करना था, ये सब एक साथ इनके विरोधी हो गए। मतलब कल के गए अंग्रेज भी इस रूट का उपयोग करना चाहते थे, उनको भी दिक्कत थी, डचों को भी दिक्कत हुई और अरब जगत के लोगों को भी दिक्कत हुई, सब दिक्कत में थे, अतः सब मिले और उनको पराजित किए। कहते हैं तीसरी बातें, व्यापार के साथ साथ ये टाइम टू टाइम पर लूट मार भी करते थे। मतलब जब कैरेक्टर अच्छा नहीं रखिएगा तो मुसीबत में कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। कुल मिला जुला करके उनकी लोकप्रियता मास में क्या है, पब्लिक में क्या है, अच्छी नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है। अब आइए कि अगर पुर्तगालियों का ये इतिहास है, कितना बात याद रखिएगा। प्रथम आने वाला पुर्तगाली कौन था? मैं जो जो प्रश्न पूछ रहा हूं रिपीटेशन है। दिक्सूचक यंत्र कौन खोला? हेनरी द नेविगेटर। कहाँ का राजकुमार था? पुर्तगाल का राजकुमार था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यूज ने। पहली बार अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। पहली बार इंडिया की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा कहाँ आए? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। वहां के राजा का नाम क्या था? जमोरिन। जमोरिन राजाओं ने उनका स्वागत किया। पहली बार एज ए गवर्नर अपॉइंटमेंट होकर आने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। उसने अपना मुख्यालय कहां शिफ्ट किया? कोचिन से गोवा में। इसके बाद जोवा डी कैस्ट्रो और नुनो डी कुन्ना लोगों ने भी एक प्रकार से गवर्नर रहते हुए पुर्तगाली साम्राज्य को बसाया। पुर्तगालियों का जो अरब सागर में साम्राज्य था वो क्या कहलाता था? एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा जो परमिट जारी किया जाता था उसे तकनीकी भाषा में क्या कहते थे? कार्टेज कहते थे, ठीक है। पुर्तगालियों को भारत से बेदखल कौन किया? डचों के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों के बारे में फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने भारत में क्या प्रचलित किए? तो तंबाकू। इसके अलावा उनके द्वारा अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, आलू, मक्का का प्रचलन।
साथ ही कहा गया कि इन्होंने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस खोला। कब खोला? 1556 में। और कहाँ खोला? तो गोवा में। कौन किताब छपी? तो बाइबल। ठीक है। कहते हैं कि इसके अलावा इन्होंने गोथिक आर्ट, कला शैली, भवन निर्माण से जुड़ी हुई है, उसको भारत में प्रचलित किया। और अंत में इनको डचों ने पराजित करके भारत से कहां भेज दिया? बाहर भेज दिया, बेदखल कर दिया। कहते हैं कि उसके बाद तब अगला शक्ति कौन आई? डच आए। डचों का इतिहास देखो बड़ा नहीं है। कहते हैं कि भारत में डच कंपनी जो आई वो 1602 के बाद यहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल हो गई। ठीक है, कब शामिल हो गई? 1602 के बाद। 1600 में कंपनी बनी और 1602 में ये आर्थिक गतिविधियों में शामिल हुई। डचों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री खोली गई वो कहाँ, कौन सा था? मसूली। देखो, जब हम फैक्ट्री बोल रहे हैं ना, तो बहुत लोगों को इसको लेकर के ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि फैक्ट्री का मतलब कारखाना नहीं है। फैक्ट्री मतलब है सामान को जमा करने का स्थान। ठीक है, जैसे एक ऐसा गोदाम, फैक्ट्री का मतलब समझिए गोडाउन, जहां अगर उन लोग काली मिर्च खरीद रहा है तो 10 जगह से काली मिर्च खरीद के जमा कर रहा है और स्टॉक भर हो जा रहा है तो जहाज पर लोड कर रहा है और लेकर के बेचने के लिए चला जा रहा है। तो डचों के इतिहास में कहा जाता है कि डच पुर्तगालियों के वर्चस्व को भारत में खत्म किए। 1600 में इनकी कंपनी बनी। 1602 में व्यापारिक क्रियाकलाप शुरू किए। डच राजाओं ने इन्हें 21 साल तक इंडिया में व्यापारिक एकाधिकार करने की छूट दे रखी थी कि एक कंपनी ही व्यापार करेगी। ये भारत आए तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? तो उसका नाम है मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री खुली, जबकि दूसरी डच फैक्ट्री पेट्रोपोली में खुली। आगे चल करके डचों ने अपना एक कारखाना पुलिकट में खोला। ठीक है, पुलिकट जो है उस चंद्रगिरी राजा से उनको प्राप्त हुआ था और वहां पर इन लोगों ने अपना सेटअप तैयार किया। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, दो तकनीकी वर्ड हैं। पुर्तगाली में हम बताए आपसे कार्टेज, ये परमिट था। तो डच लोग भारत में सोने का सिक्का ढालते थे और इनके द्वारा ढाले गए स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। क्या कहते थे? डचों के द्वारा ढाले गए स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? पैगोडा कहलाते थे। देखो, एक क्वेश्चन और प्रत्येक कंपनियों से पूछ लिया जाता है, इसलिए ही पूछा जाता है कि जैसे कोई भी कंपनी आई तो वो अफ्रीका के रास्ते आई तो वो भारत के पश्चिमी तट पर आती थी, लेकिन भारत के विजय का जो रास्ता खुला वो पूर्वी तट से खुला। मतलब इस एरिया से जिनका स्थिति स्ट्रांग हुआ वही भारत को विजय किए। तो प्रत्येक कंपनी पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर अपना फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ खोला? ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात आगे चल के भी चर्चा में आएगी कि जो फ्रांसीसी थे उन्होंने पुदुचेरी को अपना जगह चुना और जबकि अंग्रेज लोग कलकत्ता को चुने। अंग्रेज पूरा इंडिया जीत लिए तो ये पुदुचेरी जो था रहते हुए फ्रांसीसी नहीं जीत पाए। तो बहुत सारे इतिहासकारी बात को बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया के रूलर ने पूरा साउथ इंडिया जीता है, लेकिन साउथ इंडिया के कोई आदमी नॉर्थ इंडिया को नहीं जीता है। ये आज तक वही हालत है। अब आज भी जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो नॉर्थ इंडियन बनते हैं। साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री कौन आया? हरदन हली डोडा गौड़ा देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, वो भी अल्पकाल के लिए गठबंधन सरकार के लिए। बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया से गए। हिस्ट्री में भी अगर एंशिएंट से उठाइएगा तो अशोक धर्म प्रचारक साउथ इंडिया में भेजा, कोई साउथ इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया को नहीं भेजा। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसने ही साउदर्न 12 स्टेट को जीत करके इंडिया में मिलाया। आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया को जीता। उसके बाद अगर जाइए तो अकबर के पीरियड में औरंगजेब, अकबर से औरंगजेब तक बीजापुर गोलकुंडा के एरिया को जीत करके इसमें मिलाया गया। तो ये एक हिस्ट्री ही है कि कोई भी आदमी अगर इंडिया पर राज करना है तो वो तमिलनाडु से उठ के राज नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे अगर भारत विजय की जो चाबी की ऑफ इंडियन विक्ट्री थी वो बंगाल में थी और नहीं तो यूपी में है। अगर उसको जाके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में खोजिएगा तो की नहीं मिलता है। ठीक है, और एक गलती किए थे फ्रांसीसी कि वे पुदुचेरी से इंडिया जीतने निकले थे, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हुई। जबकि यही लॉर्ड क्लाइव ने उस चाबी को कलकत्ता में खोजा और जीत करके दिखा दिया।
ठीक है। तो एक हिस्ट्री जो होता है वो समझ विकसित करता है, लोगों के कॉन्सेप्ट को सामने लाता है कि आखिर आपको कोई काम भी करना है तो कहाँ से अपनी राजनीति को शुरुआत कीजिएगा। ये आप लोग अगर भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे होंगे तो ये आइडिया भी है, ठीक है। राम जी का तो इसको बंद है, परंतु आप लोग का ओपन है। खैर आइए इन चीजों को हम लोग और आगे बढ़ाएं तो डचों में जाइए। देखो डचों के इतिहास में कुछ पॉइंट और हैं। फैक्ट्रियों का तो एक इतिहास है ही कि कहाँ कहाँ उनकी फैक्ट्रियां खुली, कैसे कैसे लोग ले गए। डच फैक्ट्री जो बनती थी, फैक्ट्री का मतलब तब समझ गए हैं, गोडाउन। तो जो डच फैक्ट्री का हेड होता था उसको फैक्टर कहते थे। ये सब वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्टेज ये पुर्तगालियों के द्वारा जारी किया गया परमिट है। पैगोडा ये डचों के द्वारा ढाला गया सोने का सिक्का है। फैक्टर तो डच फैक्ट्रियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए प्रमुखों को क्या कहते थे, फैक्टर कह करके हम लोग बुलाते थे और इस प्रकार इसको चलाते थे। कहते हैं कि डचों को इस बात के लिए भारत में याद करना चाहिए कि अभी तक इंडिया में जो आदमी बिजनेस करने के लिए आता था ना, ये सारे के सारे लोग क्या करते थे, मिर्च मसाला में लगल थे। काली मिर्च का व्यापार करेंगे, और मतलब उससे जीरा मिर्च लौंग जो भी थे उन्हीं का व्यापार करेंगे। डच पहला व्यक्ति हुए जो कॉटन सूती कपड़े, ठीक है, अफीम, सोरा, इन सब चीजों के व्यापार को वे लोग आगे बढ़ाए। तो भारत से भारतीय सूती वस्त्र को यूरोप की मंडी में ले जाना और यूरोप की मंडी में ले जाकर उसको ब्रांड बनाना और बेचना, ये हुनर अगर भारत से कोई यूरोप लेके गया तो इसका क्रेडिट किसके खाते में जाता है, डचों के खाते में जाता है। कहते हैं 1759 में डचों का सामना अंग्रेजों से हुआ बेदरा के मैदान में। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और उसके बाद डच लोग जो है भारत छोड़ दिया और इन्हें श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिसे उस समय जावा सुमात्रा के नाम से जाना जाता था, इन क्षेत्रों में इसे मसाला द्वीप कहते थे। किस नाम से जाने जाते थे, मसाला द्वीप। इन क्षेत्रों में उन लोगों ने अपना मार्केट को बढ़ा दिया और उधर से व्यापार करने लगे और डचों ने भारत से औपचारिक रिश्ता धीरे धीरे खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो डच इतिहास में मूल बातें आपको जानने की चीजें हैं कि उन्होंने टकसाल खोले, इनके द्वारा ढाले गए स्वर्ण सिक्के क्या कहलाए, पहली बार डचों के फैक्ट्रियों की रक्षा की व्यवस्था की जिसके प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। ये दूसरे हैं जो इंडिया में आए और ये लोग पुर्तगाली को बाहर निकाले, जबकि इनको बाहर निकालने वाला व्यक्ति अंग्रेज थे, ठीक है। अब तीसरा में एंट्री होता है अंग्रेज का। जब हम अंग्रेजों का इतिहास का बात करते हैं तो अंग्रेज थोड़ा बुद्धिमान प्रवृत्ति के लोग थे, न जाने क्या खाते पीते थे नहीं पता, लेकिन अगर यूरोपियों के कल्चर में ही देखिएगा कि वहां से फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, बाकी लोग आएंगे तो काम करने का तौर तरीका में जितना प्रोफेशनलिज्म इंग्लैंड वालों के पास था इतना किसी के नहीं पास था। इंग्लैंड वाला क्या करता, किसी भी राजा के घर में चल गया, ठीक है, और बैठ करके चाय चुस्की भी ले रहा है, डिप्लोमेटिक बात भी कर रहा है, और कुछ अगर बीमार उमार है तो अपने साथ एक तो डॉक्टर भी ले जा रहा है, तुरंत ठीक भी करा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा राजा चाहते हैं कि आपसे हम मित्रता कर लें, लेकिन हमको क्या छूट दीजिएगा। मतलब उनको खुश करके, उनके दिल को जीत के, उनके बीमारियों को ठीक करके प्रपोजल देना है और कहना छोटे छोटे चीज डिमांड बनता है कि सूरत का बंदरगाह हमको दे दीजिए ना, यहाँ से हम टैक्स फ्री होकर आपसे व्यापार कर रहे हैं, पैसा हर जगह का लीजिएगा, यहाँ टैरिफ वो टैरिफ, एक ही बार ले लीजिए ना साल भर का। सारे वार्षिक डील हो रहे हैं कि साल में 3000 रुपया ले लीजिए, बंदरगाह साल भर यूज करने दीजिए, ताकि वे जानते थे कि हमें तो एक प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों ने भारत पर हमले किए। और भारतीय राजा इस चीज को जब तक समझते तब तक भारतीय राजाओं से उनकी ऐसी ऐसी संधि पत्र विकसित हुई कि वे एक प्रकार से निर्विवाद रूप से इतने मजबूत हो गए कि यूरोपीय कंपनियों को जब चाहें तब वे भारत से बंटाधार कर सकते थे। अगर इस क्रम में हम लोग देखें तो कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो चार्टर को अनुमति दी गई उसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इसे 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार मिला। डचों को कितना मिला था, 21 साल का, और अंग्रेजों को कितने साल के व्यापारिक एकाधिकार मिले, 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार लेके ये कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए आगे बढ़ी। 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज
सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ इधर क्या फैक्टर क्या है, तो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख है, जबकि हेक्टर क्या है, ये जहाज है जो इंग्लैंड के से भारत आया है पहली बार। ठीक है, हाँ, कहते हैं कि भारत आने वाला जो अंग्रेज यात्री थे वे कौन थे, रॉल्फ फिंच थे। ठीक है, कहते हैं आगे चल के जॉन मिंडेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत आए जो 7 वर्षों तक रुके, परंतु भारत में व्यापार की पृष्ठभूमि में लिखने में पहले व्यक्ति आए कैप्टन हॉकिंस। देखो ये आते आते पहुंच गए कहां, मुगल राजा जहांगीर के दरबार में। जहांगीर इनके बातचीत से खुश हुआ और इन लोग पहले से ही टेक्निक बाज होते थे, जानते थे कि मुगलों को फारसी भाषा आता है, तो फारसी पढ़ के आए थे ताकि जाए तो उनसे दिल की बात रूबरू, लैंग्वेज का गैप नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और बोले, द्विभाषिया उसको कुछ और रिकॉर्ड करे, फिर उनको कुछ और ट्रांसफर हो, तो ऐसे दिल का मिलन नहीं हो सकता है कि हम सिलेट पर लिख के अंग्रेजी दें और आप सिलेट पर लिख करके हिंदी दीजिए, हम उसको गूगल में ट्रांसलेट करके समझें कि क्या कर रहे हैं और वो कह रहे हैं। तो इन लोग इस बात को समझता था कि कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसीलिए वो फारसी का विद्वान आदमी है, जा रहा और खुश होकर 400 का मनसबदारी भी ले रहा है। लेकिन पहले चरण में जहांगीर मजबूत है और उनको बोला कि हम आपको भारत में कारखाना खोलने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर से सर थॉमस रो फिर जहांगीर के दरबार में आते हैं और ये बोलते हैं कि हम इंग्लैंड के महारानी के प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने जहांगीर को इस बात के लिए मना लिया कि हमें भारत में व्यापार करने में टैक्स में छूट चाहिए, करों में क्या होना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ऐसी आश्वासन ले ली गई। कहते हैं कि इसके बाद भी आगे का प्रक्रिया जारी रहा। गोलकुंडा एक बंदरगाह है, ये आंध्रा वगैरह के क्षेत्र में पड़ता है। गोलकुंडा बंदरगाह अंग्रेजों के लिए लगा यहाँ पर कि ये बंदरगाह बड़ा उपयोगी है, तो वहाँ के लोकल शासक से इन्होंने कहा कि गोलकुंडा का बंदरगाह हमको दे दीजिए और इस बंदरगाह के बदले में 500 जो पैगोडा है उतना रुपया हम आपको वार्षिक पे कर देंगे। वहाँ के शासक तैयार हो गए और बाद में गोलकुंडा बंदरगाह से अपना व्यापार को ग्रो कर लिए। इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। कैसा फरमान था, जो इनको काफी सूट करता था। अगर इन चीजों को आगे बढ़ाएं तो अंग्रेजों ने मद्रास पहुंचे, गोलकुंडा के बाद कहां पहुंचे, मद्रास। मद्रास के राजा का नाम है दमरेला वेंकटप्पा। मद्रास के राजा कौन है, दमरेला वेंकटप्पा। उनसे कुछ भूमि इन लोग लीज पर लिया और लीज पर लेकर के वहां पर एक किला बनाया चारों तरफ, मतलब इनका सेपरेट जोन होना चाहिए था, जिसे नाम रखा गया सेंट जॉर्ज किला। क्या किला का नाम दिया गया, सेंट जॉर्ज किला का नाम दिया गया। कहते हैं कि इतना ही नहीं रुका, आगे चल करके इन लोगों ने जो बंगाल के राजा थे वो उनसे भी एक फरमान लिया और कलकत्ता के आसपास के जो इलाके थे, सूतानती, गोविंदपुर और कोलिकता, 3 गांवों को इन लोगों ने वहां के राजा से प्राप्त किए और आगे चल के उस एरिया को घेरा और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम किला। मतलब अंग्रेजों ने मद्रास में दमरेला वेंकटप्पा से जमीन ली और वहां पर फोर्ट विलियम किला खोला, जो बाद में मद्रास के तौर पर विकसित हुआ, और सेंट जॉर्ज किला खोला। इन्होंने कलकत्ता के एक जमींदार शोभा सिंह पर विद्रोह के आरोप लगा करके, जो उस समय वहां के राजा थे सूबेदार अजीम उनसान से 3 वो गांव लिया। उन 3 गांवों में को किला बंद के इसे फोर्ट विलियम किला कहते हैं। यही विलियम किला कलकत्ता सिटी के रूप में विकसित हुआ। तो इन दोनों जगहों पर इनके पास एक बड़े सेंटर उभरे, मतलब नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो इनका जोन पहुंच चुका है, एक कलकत्ता में और एक कहां, गोलकुंडा में। ये 2 जगह सुनहरे फरमान से अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं। कहते हैं कि इससे भी ज्यादा इनको फायदा हुआ कब, जब इन लोगों ने फारूक सियार से मिले। ठीक है, और फारूक सियार से मिलकर के जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक नेतृत्व मंडल फिल गया। विलियम हैमिल्टन उसमें एक चिकित्सक है। उस समय फारूक सियार को एक गंभीर बीमारी भइल है और जो विलियम हैमिल्टन है वो फारूक सियार के बीमारी को ठीक कर दे रहा है, और इस बीमारी को ठीक करने के एवज में उन्हें फारूक सियार कई महान घोषणाएं प्रदान करता है। जैसे आप 3000 रुपया सालाना दीजिए
और इंडिया में कहीं टैक्स मत दीजिए, फ्री होके व्यापार कीजिए। साल में 10,000 रुपया दीजिए और सूरत बंदरगाह का जैसे मन हो वैसे उपयोग कर लीजिए। तो सूरत बंदरगाह 10,000 में और 3,000 रुपया वार्षिक देके पूरा इंडिया का ट्रेड इन लोग फ्री करवा लिया, बिजनेस व्यापार क्या करवा लिया, फ्री करवा लिया। इन दोनों से इसको इतना हुआ, इस पास एक तो मतलब इससे अंग्रेजों का कोई माल जा रहा है रांची से कलकत्ता तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, टैक्स के बदले इन लोग क्या दिखाता था, एगो पास दिखाता था। उस पास का नाम क्या था, दस्तक। कौन सा पास होता था, दस्तक। ठीक है, इस दस्तक ने इंडिया को डुबा दिया। आगे चल करके जब इसके प्रभाव पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे भारत कितना क्षति में गया। और भारतीय पूरी अर्थव्यवस्था को अगर सबसे पहले कोई एक कारण चौपट किया तो दस्तक का ही पास था। तो आप ये सब तकनीकी वर्ड याद रहेगा ना, कार्टेजा, ठीक है, हेक्टर, फैक्टर, पैगोडा, दस्तक, ये सब क्या है। तो दस्तक एक व्यापारिक पास है जिसे अंग्रेज अधिकारियों को दिए जाते थे और अंग्रेज व्यापारी इस पास को दिखा करके कहीं भी बिना कोई कर चुकाए इंडिया में कहीं भी व्यापार कर सकते थे। इसका इतना ही नहीं, अंग्रेजों को एक चीज और प्राप्त हुआ। इंग्लैंड के राजा थे सर चार्ल्स II और उनका विवाह हो रहा है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। ऐसे में पुर्तगाली राजकुमारी के इस शादी में पुर्तगाल के द्वारा कंपनी की ओर से बंबई गिफ्ट दिया गया। ठीक है, बंबई गिफ्ट दिया गया। देखो तुम लोग बोलती हो क्या दहेज, ये दहेज होता है। ठीक है, इंडिया में जीते हैं कोई प्रदेश और किसी को गिफ्ट। बाद में सर चार्ल्स II उसका क्या करते, उनके पास भी कोई काम नहीं था उसका, तो उन्होंने कंपनी को बेच दिया एक छोटी सी राशि में कि तुम लोग यूज करो। उसको फिर अंग्रेजों ने विकसित किया। मतलब सोचो आज भारत के 3 जो सबसे मेगा सिटी हैं, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों को डेवलपमेंट की शुरुआत अगर कहीं से की गई तो अंग्रेजों के द्वारा की गई और इन तीनों का ही बड़ा व्यापारिक महत्व है। मद्रास से आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया के क्षेत्रों में व्यापार होता है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता है। और बंबई पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह है और बंगाल भारत के मध्यवर्ती इलाकों में प्रवेश करने का सबसे मुख्य व्यापार है। ठीक है, तो ये तीनों केंद्रों पर अंग्रेजों ने अपने कूटनीतिक क्षमता, अपने प्रशासकीय क्षमता के दम पर विजय प्राप्त कर लिया और इतना ताकतवर हो गए कि अब भविष्य में किसी भी लड़ाइयों को लड़ सकते थे या उनका सामना कर सकते थे। चौथी कंपनी है डेनमार्क। ये 1616 में आई। इसका जो मुख्यालय था वो श्रीरामपुर में खुला। इसके बारे में 2 लाइन का पॉइंट आपको जानना है कि ये लोग जब इंडिया में आए ना, डेनमार्क वाले, तो इन लोग लड़ाई झगड़ा, साम्राज्य विस्तार और बिजनेस व्यापार में कम रुचि लेते थे और लोगों को पढ़ा लिखा करके स्कूल वगैरह खोल करके जो है किसी तरीके से कन्वर्सेशन करा लिया जाए, ईसाई लोगों को बना दिया जाए, इसी में ज़्यादा दिलचस्पी लोग लेते थे। इसीलिए जब लड़ाई झगड़ा का मामला आया तो लास्ट में लोग 1845 में अपनी कंपनी अंग्रेज को बेच दिए कि हमको मुक्त कर दीजिए। ठीक है, तो कंपनी इसी गति चली गई। मतलब डेनमार्कियों को किसी से लड़ाई झगड़ा करने की नौबत नहीं आई। यह कंपनी भारत में आई, इसका मुख्यालय श्रीरामपुर में था और वहां से ये बौद्धिक क्रियाकलापों में भाग ली और एक समय के बाद इन्होंने अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच करके 1845 में भारत से विदा ले ली। लास्ट कंपनी है फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांस इंडिया में सबसे बाद में आया लेकिन सबसे हंगामादार तरीके से आया। ठीक है, ये 1664 में कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आते आते जहां अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम कोठी खोलने की कोशिश की, खोली, वहीं पर इन्होंने भी अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में ही जाकर खोली। ठीक है, कहा जाता है कि जब फ्रांसीसी लोग इंडिया में आए तो फ्रांसीसियों में एक बात ध्यान देने के लायक है। फ्रांस की जो कंपनी बनाई गई थी फ्रेंच इंडिया कंपनी, उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14वां और लुई 14वां के राजकाल में कोलबर्ट मंत्री थे और कोलबर्ट ने ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जो वहां के सरकार के एक मंत्री के द्वारा बनाई गई थी। जबकि इसके पहले जितनी भी कंपनियां हम लोग पढ़े इंग्लैंड वगैरह के बारे में, ये सारी कंपनियां प्राइवेट कंपनी थी। व्यापारी समूहों ने इसे विकसित किया था और ये काम चला रहे थे। अब
यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रेंच फैक्ट्री जब आई, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने भी अंग्रेजी वाला नीति अपनाया। पहले सूरत में अपना फैक्ट्री खोल लिए और इन लोगों ने पुदुचेरी के इलाका को खरीदा और वहां पर एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट लुइस। सेंट जॉर्ज किला कहां था? मद्रास में। फोर्ट विलियम किला कहां पर था? कलकत्ता में। और फोर्ट लुइस कहां पर है? पुदुचेरी में। और एक किसके कब्जे में है? फ्रांसीसियों के कब्जे में। ठीक है, यहां से इन लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। कहते हैं कि पुर्तगाली कंपनी का जो भी इतिहास है ना, फ्रांसीसी कंपनी का जो भी इतिहास है, इसे आगे बढ़ाने वाला एक करिश्माई व्यक्ति था, उसका नाम था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ही सबसे पहले भारत में सहायक संधि पैटर्न को जन्म दिया। मतलब क्या हुआ? अगर ये दुनिया में नहीं रही तो इनके 2 बच्चे होंगे, दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होगा। कौन इनका नेचुरल वारिस के तौर पर राजसत्ता को संभालेगा? ऐसे में फ्रांसीसी डुप्ले का दिमाग लगाया कि एगो बेटा को हम सपोर्ट कर दे रहे हैं, वो हमारा मदद से उसको छोड़ देगा, तो हमारा मदद से गद्दी पर बैठेगा। तो जैसे अंग्रेज को ढेर सुविधा मिला हुआ है, गोलकुंडा में व्यापार करते रहिए, कलकत्ता में व्यापार करते रहिए, इंडिया में फ्री व्यापार, तो हमको भी उन लोग बोलेगा कि हमारे एरिया में आप भी फ्री व्यापार कीजिए, हमारे एरिया में आप भी एक ठो बंदरगाह बना लीजिए। ठीक है, और टैक्स फ्री होकर के व्यापार कीजिए, करेगा ना? तो यही फायदा उन लोगों को मिलेगा। तो उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे पहले अगर कोई पैर फंसाया तो व्यक्ति कौन था? डुप्ले। सबसे पहले चलिए हैदराबाद के नवाब मर गए, उनके 2 बेटे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। सबसे पहले पहुंच गए मुजफ्फर जंग को सपोर्ट देने के लिए कौन? फ्रांसीसी। और उनके मदद से मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ भी गए। जब वो गद्दी पर बैठ गए तो ढेर सारा छूट दिए। ये बात अब अंग्रेजी कंपनी को टिसने लगी कि अगर इसी तरीके से पुर्तगाली फार्मूला अपनाते रह गए तो हमारी विदाई निश्चित है भारत से। तो ऐसे में अंग्रेजों ने टांग अड़ाना शुरू किया कि कोई भी राजा मरे, अगर उसका 2 बेटा में उत्तराधिकार का युद्ध है तो एक का सपोर्ट अगर फ्रेंच करेंगे तो दूसरा के लिए ऑटोमेटिक हम करेंगे, मांगने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ताकि दोनों के द्वंद्व में ही फैसला होना चाहिए कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में किसके सपोर्ट वाला व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा। परिणाम स्वरूप जब ये दोनों ने इस धर्मिता, इस नीति को अपनाई तो दोनों के बीच में भविष्य में युद्ध होने लाजिमी थे। ऐसे में अंग्रेज कंपनी और फ्रांस कंपनी के बीच में दोनों के हितों के जब टकराव हुए तो 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। कर्नाटक युद्ध इसलिए नाम है क्योंकि कर्नाटक के जमीन पर लड़ा गया। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। पहला वाला मैच 50-50 था, उसमें अंतिम निर्णय नहीं हुआ और फ्रांसीसी मजबूत थे। दूसरा वाले युद्ध में फ्रांसीसी आधा युद्ध तक मजबूत थे, लेकिन बीच में ही डुप्ले को वापस बुला लिया गया। उसके बाद फ्रेंच कंपनी कमजोर हो गई और उसमें अंग्रेजों का पलड़ा भारी हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध में फाइनल चैप्टर हुआ कि बुरी तरह फ्रांसीसियों को हराया गया सर आयरकुट के नेतृत्व में और फ्रेंच कंपनी खत्म हो गई। और उसके बाद जो है सो भारत पर अंग्रेज निष्कंटक हो गए, क्योंकि पुर्तगाली को डच निकाल चुके हैं, डच को अंग्रेज निकाल चुके हैं, डेनमार्गी अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच चुके हैं, और फ्रांस से उनका 3 कर्नाटक युद्ध हो रहा है और 3 कर्नाटक युद्धों से होता है। कर्नाटक युद्ध भी बड़ा मजेदार चीज है। कहा जाता है कि जो कर्नाटक का युद्ध हुआ ना, उसमें अधिकांश झगड़े भारत के विषय पर नहीं हुए। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 48 2 साल तक चला। अब बोलिए कारण क्या था? तो यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है। एक व्यक्ति को इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा है और एक व्यक्ति को फ्रांस। तो ऐसे में इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में लड़ रहे हैं। तो ये दोनों के लड़ाई थे इंग्लैंड में, लेकिन ये दोनों ही भिड़ गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फ्रांसीसी और इंग्लैंड की कंपनियों में, ठीक है, कि इंग्लैंड और फ्रांस को यूरोप में जुकाम होता है तो भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को छींक आती है। मतलब
लड़ाई हो रहा था कि ऑस्ट्रिया का राजा कौन बनेगा। भीड़ कौन रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है फ्रेंचों की, और यहां पर यह दोनों टकरा जा रहे हैं। लास्ट में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, और इस शापेल की संधि के तहत इंग्लैंड युद्ध जीता। जो उसके कैंडिडेट थे वही ऑस्ट्रिया के राजा बने। दोनों में संधि हो गई, लेकिन युद्ध में विजय अगर किसी को प्राप्त मिली थी तो फ्रांसीसियों को मिली थी। उन लोग मद्रास वगैरह पर सब कब्जा कर लिया था। फाइनल जजमेंट ही हुआ कि जो तेरा था सो तेरा है, और जो मेरा था सो मेरा है। मतलब युद्ध के पहले जो आपके हालात थे, आप जिन जिन क्षेत्रों पर थे आप चले जाओ, और युद्ध के बाद हम लोग जहां थे वहां पर चले जाएं। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो जीती, लेकिन यूरोप में हारने के चलते उसे कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा कर्नाटक युद्ध ई इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में जो पहला कारण हम आपको बताएं कि हैदराबाद के राजा मरे, उनके दो पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच युद्ध हो रहे हैं। एक पक्ष को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को फ्रांसीसी। इसी प्रकार कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। एक उत्तराधिकारी है अनवरुद्दीन, तो एक उत्तराधिकारी है चंदा साहब। चंदा साहब को फ्रेंच समर्थन कर रहे हैं तो अनवरुद्दीन को अंग्रेज। लास्ट में दोनों ही युद्धों में जो युद्ध लड़े गए, इस युद्ध में अगर आप इसका डिसीजन समझें तो एक जगह वो व्यक्ति गद्दी पर बैठा जिसे फ्रेंच कंपनी का समर्थन प्राप्त था, और एक जगह वो व्यक्ति गद्दी पर बैठा जिसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। मतलब यहां भी मैच 50-50 समझ सकते हैं। लेकिन अंग्रेज समझ गए थे कि भारत में असली दुश्मन उनका डुप्ले है। जब तक डुप्ले जीवित रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला कि वे डुप्ले को भारत से वापस बुला ले, और ये बात सत्य हुई। डुप्ले वापस चला गया। डुप्ले का वापस जाना किसी सुसाइड से कम नहीं था। अंग्रेजों के लिए ये फ्रांसीसियों के लिए आत्महत्या साबित हुआ, जबकि अंग्रेजों के लिए यह पॉइंट वरदान बनकर के सामने आया। परिणाम क्या हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में लड़ा गया। 7 वर्ष ये भी इंडिया से इफेक्टेड नहीं था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में युद्ध हो रहा है, इसका नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। जब वो दोनों देश वहां लड़े तो दोनों कंपनी यहां लड़ रहे हैं। लास्ट में वांडीवास का युद्ध हुआ, और वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी बेड़े को बुरी तरह पराजित किया, और इस पराजय ने सदा सदा के लिए फ्रांसीसियों के चैप्टर को क्लोज कर दिया। लोग कहते हैं क्या कारण था कि कर्नाटक के 3 युद्धों में फ्रांस पिछड़ गया और इंग्लैंड जीत गया? पहला कारण, फ्रेंच कंपनी फ्रांस की सरकार की थी, इसीलिए जब जब अंग्रेज जीतते थे फ्रांस की सरकार के पर दबाव डाल करके वे अपने मन की बात मनवा लेते थे। यानी फ्रेंच कंपनी शुद्ध रूप से व्यापारिक कंपनी नहीं थी, वो सरकारी कंपनी थी, जबकि बाकी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां थी। तो प्राइवेट कंपनियों ने प्रोफेशनल ट्रीटमेंट किया, जबकि सरकारी कंपनी सरकार के आदेशों पर चली, उसमें करप्शन भी थे। कहते हैं कि फ्रांसीसियों के पास देखें तो एकमात्र योग्य व्यक्ति था डुप्ले, और दूसरा नाम है कर्नल बुशिका। लेकिन इन दोनों को सरकार जब जो सबसे ज्यादा यहां जरूरत थी तो वापस बुला ली, जबकि इसकी तुलना में लॉर्ड क्लाइव, लॉरेंस, सर आयरकुट एक से एक बढ़ करके फ्रेंच कंपनियों में नायक थे, अंग्रेजी कंपनियों में, जो फ्रेंच सामना नहीं कर सकते थे इनका। ये वे लोग थे जो दुनिया के बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त करके यहां पर आए हुए थे। तीसरी बात, फ्रांस के पास जमीनी सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी, और इंग्लैंड के पास समुद्री सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। इसीलिए अगर जमीन पर कोई लड़ाई जीत भी लेते तो समुद्री मार्ग से आने वाली इस लड़ाई में निस्संदेह इंग्लैंड उनको हरा देता। इसलिए नेवी विंग का श्रेष्ठ होना भी एक कारण होता है। दूसरा जो हम आपको पहले बताए, डुप्ले जैसे लोग भारत विजय की चाबी चेन्नई में खोज रहे थे, जबकि भारत विजय की चाबी कलकत्ता में थी, जिसे क्लाइव ने खोज लिया। यानी बंगाल में जो अंग्रेजों को सफलता मिला, इससे अंग्रेजों को इतना पैसा प्राप्त हुआ, इतना बेशुमार धन मिला कि वे बड़ी से बड़ी सेना बना सकते थे, बड़े से बड़े युद्ध लड़ सकते थे। उनके पास राजकोषीय तंगी नाम का कोई चीज नहीं होता था। जबकि इसके तुलना में अगर देखा जाए तो
इसके अपोजिट फ्रांस कंपनी सरकारी कंपनी है, फ्रांस के राजकोष का उस पर असर होता था। तो ये सब चीज़ें कमज़ोर की और इसी के कारण हम लोग ये देखे कि दोनों कंपनियों के लड़ाई में अंततः कौन जीता? अंग्रेज जीते। अंग्रेजों की सफलता के लिए ये मूलभूत कारण मान जाते हैं कि अंग्रेजों के पास नेवी विंग मौजूद था, अंग्रेजों की कंपनी निजी कंपनी थी, अंग्रेजों के पास ज़्यादा प्रोफेशनल सेनापति थे, ठीक है, जबकि इसकी तुलना में फ्रांस का सरकारी कंपनी होना ही सबसे बड़ी बुराई थी और कई बुराइयों का जड़ था, जिसके कारण ये कंपनी अच्छा नहीं कर पाई। इस प्रकार इस टॉपिक का अंत होता है।